पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। कुछ विषम परिस्थितियों में आपके सामने रूबरू होने का अवसर खोज निकाला और इस अवसर पर 2023 में जिस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपनी अपनी पार्टियों के अपने लोगों के माध्यम से बिगुल फूंक रहे हैं जगह जगह, तो जनता से कोई भी बात नहीं कर रहा, न जनता से कोई पूछ रहा है। विभिन्न पार्टियों के गिने चुने पट्टे उन लोगों से चर्चा हो रही है आपस में। हमारी कभी भी मंशा नहीं रही, हमने हमेशा समाज का शोषण वर्ग करने का जो हमने 1997 में संकल्प लिया था, और उस संकल्प मैंने कहा कि मैं कभी भी राजनीतिक दलों में न किसी का प्रचार करने जाऊंगा, न कहीं किसी के साथ में खड़ा होऊंगा, और मैंने अक्षर से अपनी बातों का पालन किया। आप मुरैना के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कभी आपने मुझे किसी राजनीतिक मंच पर नहीं देखा होगा आपने किसी, और न किसी भी दल के लिए हम लोग न कभी वोट मांगने आए, न कभी किसी दल के लिए समर्थन में हम लोग आए, न किसी नेता के लिए आए। लेकिन 1997 में सामाजिक काम अपना ईमानदारी से जब किया और उन परिस्थितियों में जिनमें काम किया हम लोगों ने, ग्वालियर चंबल संभाग में इस जाति विशेष के लोगों ने आतंक बचा रखा था, चाहे उनके ठेके हो, चाहे राजनीतिक दलों में हो, और अगर कोई पटरी से जरा भी उतरता था तो गोलियों के शिकार होते थे लोग। 1997 के बाद जब मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए, तो मैं समाज के काम के लिए मैं खड़ा हुआ, और समाज के लिए जब खड़ा हुआ तो कई एक ऐसी समस्याएं मेरे सामने आई, तो मैंने कहा समाज के काम में अन्याय के विरुद्ध तो लड़ाई लड़े, लेकिन हम कुछ रचनात्मक काम भी हम लोग करें। तो रचनात्मक काम करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहे। लेकिन आप लोगों के समक्ष में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 1904 में जिस समय मुरैना जिले में 3 मर्डर हुए और पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, उस पुलिस की गोलियों के शिकार एक निर्दोष व्यक्ति हुए, और हम लोग सब लोग खड़े हुए। लेकिन शर्म की बात ये रही कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता उस आंदोलन में कूद के नहीं आया सामने, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को घेर कर सन 2004 में उस समय बाबूलाल गौर हुआ करते थे, न्यायिक जांच के आदेश कराए। लेकिन विडंबना देखिए इन अधिकारियों की, पुलिस के अफसरों की, नेताओं की, कि न्यायिक जांच के आदेश में कोई भी आदमी गवाह देने को तैयार नहीं हुआ। गवाह के नाम की तो बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन जिससे भी कहें वो फिसल जाता था, कोई गवाह देने नहीं गया। तो ये चंबल संभाग के लिए जैसे एक शर्मनाक बात थी। ऐसी कुछ घटनाएं हुई, जैसे रामनाथ सिकरवार की घटना हुई खड़ौली में। सबको मालूम था सीधा आदमी सीधे रास्ते पे था, लेकिन उसका एनकाउंटर हुआ, और उस एनकाउंटर का हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद 2 दिन बाद उसकी हवा निकली, और नेताओं को, उनको सबको मैनेज किया गया, अधिकारियों को, और सरेआम एनकाउंटर करने वाले को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कल्ला सिकरवार का एनकाउंटर हुआ, कोई भी नेता के कान में जू नहीं लेगी। 2 दिन खड़े हुए, 3 दिन सब अपने अपने घर बैठ गए। इन सब चीजों को देखते हुए इस मुरैना जिले के लिए एक शर्मनाक बात ये थी कि 2018 में रुअर बरवाई में 6 साल की लड़की
जिसका दिन दहाड़े अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद कोई भी इस क्षेत्र का नेता ऐसे खड़े नहीं हुआ कि वो लड़की बरामद होती। आज तक लड़की बरामद नहीं हुई। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जो शक्ति थी हमारी हम लगे, लेकिन राजनेताओं के हाथ में शक्तियां हैं, ये बात हम सब लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, सारे लोगों ने। उसके बाद सन 2011 में बाल भारती जो कक्षा 6 की किताब थी, केवल एकमात्र पाठ था मेरी माँ के नाम से, जो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से पढ़ाया जाता था वो। लेकिन मुरैना को और चंबल संभाग को तो चोर घोषित कर रखा था, डकैत घोषित कर रखा था लोगों ने। एक पाठ ऐसा था राम प्रसाद बिस्मिल का जो कि बताता था लोगों को कि जे वो क्रांतिकारी थे कि जितने भी क्रांतिकारी हुए उनके लिए गुरु हुआ करते थे, भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। तो जब लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग तो जानेंगे कैसे, मतलब चोरी जानेंगे लोगों को। लेकिन कोई भी नेता उस पाठ को हटने पे कोई भी खड़ा नहीं हुआ। केरल की यात्रा उसकी जगह पाठ जोड़ा गया। तो केरल की यात्रा पाठ जोड़ने का ये कारण था कि उसमें मध्य प्रदेश का कोई प्रभारी यहाँ पर बना के यहाँ बैठाला गया था, यहाँ पर वो केरल का था वो, तो उसने केरल यात्रा जुड़वाई। अब बताओ ग्वालियर चंबल संभाग में या मध्य प्रदेश में केरल यात्रा क्या मतलब हुआ? यात्रा होती तो कोई और कई यात्राएं थी। अगर यात्रा करते तो तुम चित्रकूट की यात्रा की बात करते, यात्रा होती तो रामेश्वर की बात यात्रा करते, बात आप यात्रा होती तो आप गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते। लेकिन केरल की यात्रा से क्या देना था? मैंने लोगों से कहा कि मैंने कहा आप लोगों को ज्ञापन देना चाहिए संबंध में। तो लोग ऐसे राजनीतिक माहौल में मशगूल है एक दूसरे के पीछे कि कोई भी तैयार नहीं हुआ। 6-7 लोगों ने ज्ञापन दिया अम्बा में एसडीएम को। उसके बाद मैंने कहा लोगों को जगाने की जरूरत है। 2011 में हम लोगों ने पदयात्रा के माध्यम से शुरुआत की और ऐसा के घटानी महादेव मंदिर से शुरुआत की। करीब 200-250 लोग थे और केवल 2 मुद्दे हमारे सामने थे। एक तो शहीदों को सम्मान मिले, राम प्रसाद बिस्मिल का पाठ जुड़े, और दूसरा इस क्षेत्र की नदियां सूखी हो गई थी, मृत प्राय स्थिति में थी, चाहे कुआरी हो चाहे आसन नदी हो। और हम लोगों ने जब पदयात्रा जब चालू की हम लोगों ने, तो लोगों को ये लगा कि जब पदयात्रा जब पद के लिए कर रहे हैं, ये कोई सामाजिक काम नहीं है इनका। लोगों ने जगह जगह उसका विरोध भी करना चालू किया। कुछ गुंडे बदमाशों को भी छोड़ा गया, लेकिन पदयात्रा रुकी नहीं। वो पदयात्रा बराबर, चाहे डिमनी विधानसभा हो, चाहे अम्बा विधानसभा हो, चाहे गोहद विधानसभा हो, पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने पदयात्रा की। उस पदयात्रा का परिणाम ये निकला कि 2012 में 11 में जो पाठ हटा वो 12 में इनको जोड़ना पड़ा है। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। उस समय वो महिला हुआ करती थी चिटनिस, अर्चना चिटनिस, तो वो ये नहीं जानती थी राम प्रसाद बिस्मिल है कौन। हमने देखी विडंबना इस बात की। तो जब उनको बताया गया कि जे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी कांड वाले, जिन्होंने किसी का घर नहीं लूटा, इन्होंने खजाना लूटा अंग्रेजों का और लूट के हथियार खरीदे, जब वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, तब उनकी जवाब समझ में आई। वो 2012 में जो पाठ छोड़ा। जगह जगह नदियों पे स्टाफ डैम की जब बात कहते तो लोग कहते स्टाफ डैम होता क्या है, लेकिन हम लोगों ने अड़के नेताओं को पीछे लग के और उन्हें भय पैदा करके कि आने वाले चुनाव में तुम्हारा विरोध किया जाएगा अगर तुमने काम नहीं किया। साथियों 2011 में स्टाफ डैम बनना चालू है। आज कुआरी और आसम पे आप देख रहे हो तो जगह जगह पानी आपको मिलेगा, जगह जगह बेड़ा लगा दी गए हो, पानी भरा हुआ। उसके बाद हमारी यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं थी। 2016 में इनटेक के माध्यम से विनोद शर्मा या कलेक्टर हुआ करते थे, शायद आप भी मेरे साथ उस ज्ञापन में, परमार साहब, और उनसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप लोग एक समिति बनाओ। एक बात हुई थी ना, वो समिति के माध्यम से बोले आप लोग सब लोग निकलो और बोले मैं उसमें मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा पहली मीटिंग आपकी ऐसा में होना चाहिए।
और एसडीएम उस मीटिंग में आएगा। तो पहली मीटिंग एसडीएम के माध्यम से वहां हुई, पूरा प्रपोजल इंटेक में गया और इंटेक में जाने के बाद हम लोग पीछे लगे तो 25 करोड़ रुपए की लागत से एक पर्यटक स्थल का निर्माण होना था वहां पर। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो राजा राम साय थे, जिन्होंने हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा, अपने पुत्र पौत्रों के साथ उनका पार्क बनना था, उनकी मूर्ति लगनी थी और एक पर्यटक स्थल बनना था। अगर पर्यटक स्थल बन जाता तो जो जमीन 5 लाख रुपए बीघा थी वो 50 लाख रुपए तुरंत हो जाती, क्योंकि दुनिया भर के सब लोग पर्यटक आते। लेकिन क्षेत्र के स्थानीय नेताओं ने, उनको जो लगा कहीं ऐसा हो कि हमने तो कुछ कर नहीं पाए, और जो इंटेक से 25 करोड़ रुपये अगर लग गए यहाँ पर तो बोले मेरी तो दुकान ही उठ जाएगी। तो सब नेताओं ने मिलकर उसका विरोध किया पाया, और विरोध ही नहीं किया, इसको कोर्ट तक ले गए। अब कोर्ट में जब ले जाएंगे तो कोई संस्था क्यों पैसा देगी, तो वो पैसे नहीं दिए। इन सब मजबूरियों को देखते हुए कुछ नेताओं ने कहना भी चालू कर दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, इनकी औकात गांव में सरपंच बनने की नहीं है। तब मैंने कहा कि राजनीति तो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। मेरी तो मंशा नहीं है, न मेरी इतनी बड़ी औकात है कि मैं लड़ सकूं। जो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि जितने भी टिकट बंटते हैं, मैं मन से खुले आम कहना चाहता हूं कि बिना पैसे के किसी को टिकट मिलती नहीं है। किसी को लोग अटैची भर के लेके जाते हैं, पैसे देके आते हैं और टिकट लेके आते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इन पार्टी दलगत लोगों में टिकट उन्हीं को मिलती है जो ज्यादा चमचागिरी करते हो, ज्यादा चप्पल जूते चाटते हो, या नेताओं के आगे पीछे घूमते हो। या नेता मर जाए तो नेताओं की बीवी और नेताओं को बच्चों को टिकट मिलते हैं। किसी भी गरीब आदमी से भले ही कितना भी ईमानदार हो, कभी किसी को टिकट दिया नहीं होगा। पिछले बार 2018 में जिस समय शिवराज सिंह ने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण बंद नहीं करा सकता, तो हमने कहा चैलेंज नहीं करना चाहिए, आपको जो करना करो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि माई का लाल कोई आरक्षण बंद नहीं कर सकता, तब चूंकि मैं समाज का काम कर रहा था तो चैलेंज स्वीकार करना पड़ा मुझको। और इसी मुरैना और चंबल संभाग में काफी विरोध हुआ, सब लोगों ने विरोध किया, सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन उससे नतीजा यूं नहीं निकला कुछ भी। जब तक आपका विधानसभा में कोई आदमी नहीं हो तब तक नतीजा निकलने वाला नहीं है। हम लोगों ने विधानसभा के चुनाव में अंबा में टेंडर खड़ा किया, यहाँ दिमरी में तोमर साहब थे, उनको खड़ा करने के लिए बात आई, उनके ऊपर कोई दबाव पड़ा भोपाल से, तो फिसल गए, वो नहीं खड़े हुए तो सीट खाली रह गई। ग्वालियर में हमने 2 लोगों को निर्दलीय लाया, एक समीक्षा गुप्ता को लाया, तो वो भी कुछ वोटों से हारी। लेकिन जिनको इस बात का घमंड था कि हम कभी यहाँ से हार नहीं सकते, वो हारे, मंत्री का दर्जा मंत्री होते हुए भी। मेरा आप लोगों के माध्यम से केवल इतना ही कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को कौन उठाएगा, क्षेत्र की स्थिरता को कौन दूर करेगा, नेताओं तो करने से रहे। आज मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप होता है कि जो चंबल नदी हम लोगों की वजह से जानी जाती है, सब लोगों की वजह से, और चंबल नदी में से 500 ट्रक और 500 ट्रॉली भर भर के निकल रही है, और शासन और प्रशासन के सामने निकल रही है पूरी। और मैं देखता हूँ तो पुल के नीचे खड़ी होकर कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने तो एसपी से कहा था कि करेंसी जी आए थे, तभी मैंने कहा था, मैंने कहा यहाँ तुम ड्यूटी दे रहे हो, वहां देखो ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, क्या इनकी रॉयल्टी दी है लोगों ने इतने? लेकिन अपनी बागवती समझ के नेताओं के संरक्षण में ट्रॉलियां निकलती हैं। मेरा मध्य प्रदेश शासन से और पूरी जनता से निवेदन है कि एक तो जो रेत की जो लूट खसोट हो रही है ये बंद हो, और बंद होगी तभी जब कोई विधानसभा में कोई आदमी आपका पहुंचेगा आपका ऐसा। आज जितने भी चंबल में सब आप एक एक टेबल डाल दो 30 मीटर पे, एक एक लड़के को बैठा दो जो बेरोजगार हो, वो रॉयल्टी काटेगा, रॉयल्टी काटने के बाद में जो पैसा रॉयल्टी का होगा वो शासन में जमा करेगा, और जो ट्रैक्टर हैं ट्रैक्टर वाले उनको उसका भाड़ा मिलेगा, जो भरेंगे उसको पैसे मिलेंगे, उसको मजदूरी मिलेगी, उसको जो खाली करेगा उसको मजदूरी मिलेगी। वो तो रोजगार मिला कि नहीं मिला, लेकिन जो करेगा कौन जी काम, जो नेता तो करेंगे नहीं।
जो नेता लोगों को तो झंडे उठाओ, इनकी जय जय बोलो, और जो रेत के खदाने जितनी भी महल इनके बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं इनके सबके सब, चाहे भिंड में देख लो चाहे मुरैना में देख लो, सबके सब। तो एक तो ये बंद कराना है। तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन, मैंने कहा लोगों से, नेताओं से, मैंने कहा रोजगार की बात करते हैं, मुरैना में रोजगारी खत्म, रोजगार समस्या खत्म हो जाएगी कैसे? हमने बैठा लेके पेड़ डाल के पूरे चैनल के क्षेत्र में आप आई जाते। बोले हाँ बात कर दूँ मैं आपकी। मैंने कहा अच्छा इसके बाद अगर कुछ बेरोजगार बचते हैं तो मैंने कहा जितने भी पहाड़ों के ठेके हैं वो सब बेरोजगारों को दे दो, उनको सबको, और कह दो इसमें से इतने फुट पे तुम खुदाई करो, अपने बेचो खंडे अंडे पत्थर जो भी तुम्हें बेचना है। उसके बाद भी अगर बचता है तो जितने भी लड़के हैं उनका क्षेत्र का सत्यापन करके बिना किसी नेता के सिफारिश के उनको बंदूक के लाइसेंस दे दो उनके। तो 25-30 हजार की नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? वो लोग बेरोजगारी दूर हुई कि नहीं हुई? अगर यहाँ फैक्ट्री लगाओगे, कारखाने लगाओगे तो चंबल का जो हमारा रीजन है हमारा वो किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। यहाँ हजारों डंपर और ट्रैक्टर रोजाना निकलते हैं यहाँ से, पूरे चंबल क्षेत्र से हजार होता है आपको। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही कहना है मेरा कि क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र में एक आंदोलन खड़ा हो और एक जन आंदोलन खड़ा हो, और ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो जिसमें सबकी भागीदारी हो। कभी बहुजन जीत गई, कभी कांग्रेस जीत गई, कभी बीजेपी जीत गई। जनता कब जीतेगी? जनता तब जीतेगी जब जनता का आदमी जीतेगा, और जनता का आदमी कब जीतेगा? तो आप लोगों को जब सबका सहयोग होगा और जनता का सहयोग होगा। किसी का पट्टा बांधने के गले में, तो जिसका पट्टा बता हुआ आप उसी के फेवर में बोलना पड़ेगा आपको। आप उस सेट के नहीं बोल सकते आप ऐसा क्या? आपको उस पार्टी के नीतिगत आपको सारे पालन करने पड़ेंगे। तो 2018 की जो समस्या भी समाप्त नहीं हुई, आंदोलन तो खड़ा हुआ, लेकिन उस आंदोलन का परिणाम क्या निकला? हम चाहते हैं कि उस आंदोलन के परिणाम तक जाया जाए, और परिणाम तक जाने का मेरा सबसे बड़ा एक कारण है कि मैं चाहता हूं कि सब लोगों से मैंने कह दिया, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो मैंने कहा कि मैं सांप के घेरे में हाथ डालने के लिए तैयार हूँ, इन मगरमच्छों के तालाब में मैं तैरने के लिए तैयार हूँ, मरूंगा या जिंदा रहूंगा, इसकी चिंता नहीं है। तो मैंने लोगों से कहा कि मैं निर्दलीय रूप से चुनाव लूंगा, और किसी भी नेता के यहाँ घर पे तो मुझे वोट मांगते टिकट मांगते हुए देख लेना, तो मुझे में तुम 50 जूते लगाना, किसी का नहीं जाऊंगा, किसी के यहाँ पे घर बैठूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बात कहूंगा, जनता से उसमें समर्थन में जनता को समझाने में अगर मैं सक्षम हुआ अपनी बात, तो निश्चित रूप से विधानसभा में जाऊंगा। और विधानसभा में जाने के बाद केवल मैं 6 महीने के लिए जाना चाहता हूँ वहाँ पे। अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ, लोग कहते हमारी तो सत्ता ही नहीं है, हम कैसे काम कराएं? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी कि अब तुम्हें सत्ता दिलवा देते, तो हमने तो रिपोर्ट देके तो विधायक तो बना सकते हैं, लेकिन सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर छोड़ के लौट के आओ। हम अगर 6 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से जैसे दिवनी विधानसभा हो या बगल में कोई गोहद हो जो हमारे साथ में लड़ेगा चुनाव, 6 महीने के अंदर मैं लौट के फिर वापस आऊंगा, और विधानसभा में एक बार वो तहलका मचा के बता दूंगा लोगों के सामने कि कोई भी दिवनी क्षेत्र से कोई ना कोई आदमी यहाँ से ऐसा चुन के आया जिसने पूरे हिंदुस्तान में नाम कर दिया। उसने सारे लोग जितने भी बैठते हैं, अगर SC/ST एक्ट की बात आई तो टेबल ठोक दी, कोई विरोध करने को तैयार नहीं है। तो बोलो वो हिजड़ों की फौज हुई कि नहीं हुई पूरी, कि तुम सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते। इसीलिए आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैंने आज आप लोगों के सामने बात कही। हमारे क्षेत्र में ककनमठ बना हुआ है, आप देख रहे हो इस चीज की, सब जगह काम चल रहा है, लेकिन ककनमठ किस स्थिति में है कि आज वो गिर जाए, इसके लिए लोग बैठे हुए हैं कि कब ये गिरे, कब यहाँ से समाप्त हो, क्योंकि यहाँ की अस्मिता खत्म हो यहाँ की। लेकिन ककनमठ पे कोई भी पुरातत्व विभाग का आदमी ना कहीं बजट दे रहा है और ना उसको सही कर रहा है, जबकि इनके पास में पर्याप्त साधन है, सारे पत्थर रखे हुए, केवल लेबर लगानी है, उनको जोड़ना है उससे। मैंने आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखी, और जो भी मेरी जो बात है वो सत्यता पे आधारित है। अगर आपको कहीं किसी बात की शंका लगती हो कि उन्होंने जो बातें कही हैं जे कहीं डॉट ये बात ठीक नहीं है, तो मैंने आप लोगों के सामने अपनी बात रखी है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जब 3 स्तंभों ने न्याय नहीं किया, न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने और उनने लोगों ने जब नहीं ने न्याय किया, तब आपके न्यायालय में हम लोग आए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी न्यायपालिका में जो मैंने बात रखी है, इस बात को मेरे जन तक पहुंचाई जाए और मुझे वो दिलाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।